दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। देखो, आप सभी का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। भाई मैं भी तो अच्छे वीडियोस बनाता हूँ यार, मेरा क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो भाई। 2 दिन पहले आमिर खान का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन पर आमिर खान ने खूब ड्रामा किया। दोपहर में घर पर लंच का इंतजाम किया और उसमें आए शाहरुख खान और सलमान खान दोनों। टिंगू भाई आमिर खान ने इन दोनों को अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी से मिलाया, जिसका एक 6 साल का बेटा है। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर एक ऐसी औरत से ही फिर से शादी करनी थी जिसका 6 साल का बेटा है, तो फिर किरण राव को क्यों छोड़ा जिसका एक बेटा है? भाई, किरण राव को छोड़ने का वैलिड रीजन तभी बनता है कि या तो आमिर खान एक यंग लड़की से शादी करे या तो कम से कम फातिमा सना शेख से शादी करे। लेकिन किसी एक ऐसी औरत से शादी करे जिसका ऑलरेडी 6 साल का बेटा है, तो फिर दुनिया की समझ में ये बात आ नहीं रही कि फिर किरण राव को डिवोर्स देने का मतलब क्या है। एक्चुअली हकीकत ये है कि आमिर खान किरण राव को डिवोर्स देने के बाद फातिमा सना शेख से ही शादी करने वाला था, क्योंकि आमिर का और फातिमा का रिलेशन उस वक्त से चला आ रहा है जब कभी दंगल की शूटिंग हुई थी। दंगल की शूटिंग हुई थी तकरीबन 2015 में, तो यानी कि तकरीबन 10 साल पुराना रिश्ता है। तो 10 साल पुराना रिश्ता छोड़ना तोड़ना इतना आसान भी नहीं था। तो एक्चुअली आमिर खान ने अपनी मर्जी से उस गौरी को एक्सेप्ट नहीं किया जिसका ऑलरेडी 6 साल का बेटा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आमिर खान फंस गया था। आमिर खान के पास कोई रास्ता बचा नहीं था सिवाय इसके कि वो गौरी को एक्सेप्ट करे, उसके बेटे को एक्सेप्ट करे। अगर आपको याद हो तो आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स हुआ 2021 में, और जो गौरी का बेटा है उसकी उम्र बताई जा रही है 6 साल, यानी कि वो पैदा हुआ था तकरीबन 2018 में। यानी कि जब आमिर खान और किरण राव पति पत्नी थे उस वक्त वो लड़का पैदा हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किरण और आमिर पति पत्नी थे उस वक्त कभी आमिर गौरी से मिला था। आमिर और गौरी का चक्कर चल गया था। आमिर का तो सभी के साथ चक्कर चल जाता है, और गौरी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद गौरी ने इस बेटे को जन्म दिया था। तो गौरी ने आमिर से कहा कि भाई ये आपका बेटा है, तो अब आपको मुझे और इस बेटे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं मीडिया में चली जाऊंगी, मैं दुनिया को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपने क्या करना है। आमिर खान हमेशा ही सब जगह ये बताता रहता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही कमाल का हस्बैंड है, बहुत ही कमाल का फादर है। लेकिन ये दुनिया जानती है कि वो किस किस्म का आदमी है। ना ही तो अच्छा हस्बैंड है, ना ही अच्छा भाई है, ना ही अच्छा फादर है, और ना ही अच्छा बेटा है। जब तक आमिर का फादर मरा तब तक आमिर की फादर से बोलचाल नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आमिर किरण के साथ रहा करता था उसी वक्त वो गौरी से मिला था और किरण को चीट किया था। और मैं आपको ये बता दूं कि उसी वक्त फातिमा सना शेख के साथ भी इसका अफेयर चल रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़की के लिए चीट नहीं कर रहा था बल्कि 2 लड़कियों के लिए चीट कर रहा था। यह तो दुनिया को पता है, और जिनको दुनिया जानती नहीं है वो भी कितनी होंगी किसी को नहीं पता। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आमिर खान ऐसी हरकत एक ब्रिटिश पत्रकार के साथ भी कर चुका है। कुछ सालों पहले ये लड़की इंडिया आई थी एक किताब लिखने के लिए। उसी वक्त में ये आमिर खान से मिली थी। आमिर खान का उस लड़की के साथ चक्कर चल गया था। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उसने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम है जान। वो लड़का यानी आमिर खान का बेटा लंदन में अपनी मां के साथ रहता है, मॉडलिंग किया करता है आज के वक्त में। अगर जेसिका आमिर पर प्रेशर डालती तो आमिर को उस बेटे को भी कबूल करना पड़ता। लेकिन उस लड़की ने आमिर खान से कहा कि मुझे तुझ पे प्रेशर डालना ही नहीं है, मुझे तुझसे कुछ चाहिए ही नहीं है, मेरा बेटा है, मैं अकेले अपने बेटे को पाल सकती हूं। तो ये जो आमिर है ये पोतड़ों का बिगड़ा हुआ आदमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज और कल बिगड़ गया, नहीं 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 भाई साहब, पोतड़ों का बिगड़ा हुआ है। मतलब ये वो आदमी है कि कंधे पर लेकर चलता है, जहां मिल जाए वहां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी मिल जाए। एक पुराने जमाने का फ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है डीनू मौर्या। उसकी एक फिल्म आई थी राज, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। उसी फिल्म से वो फेमस हुआ था और उसके बाद फिर चला नहीं था, जाहिर सी बात है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आज की तारीख में पॉडकास्ट करने वालों की कमी नहीं है, इंटरव्यू लेने वालों की कमी नहीं है। इंटरव्यू देने वाले कम रह गए हैं, लेने वाले ज्यादा हो गए हैं।
जिसको देखो 2 माइक लगाकर बैठा हुआ है, पॉडकास्ट कर रहा है। तो डीनू मोरिया ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उसका करियर खराब हुआ है बॉलीवुड की पॉलिटिक्स की वजह से, नहीं तो वो बहुत ही कमाल का एक्टर था, बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बनने वाला था। यानी कि डीनू ये कंफर्म कर रहा है कि जो बाहर से लोग बॉलीवुड में आते हैं उनके साथ पॉलिटिक्स होती है और उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। जो बॉलीवुड के लोग हैं वो बाहर से आने वालों का करियर खराब करते हैं। डीनू ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक फिल्म साइन की और उसकी शूटिंग 15 दिन के बाद चालू होने वाली थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि मुझे उस फिल्म से निकाल दिया गया और कोई और उस फिल्म का हीरो बन गया। जब मैंने अपने मैनेजर से कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप निर्माता से बात कीजिए, तो मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि तू चुप रह, अगर तू कुछ बोलेगा तो तेरा ही करियर खराब हो जाएगा, बॉलीवुड वाले तुझे कहीं और काम नहीं करने देंगे। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि डीनू आज की तारीख में जितना सीधा बनकर दिखा रहा है उतना सीधा है नहीं। जो इसका मैनेजर था जतिन, वो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी था। वो आदमी था जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन होने की वजह से ही उसके पास बहुत सारे एक्टर थे। आफ्ताब था, जॉन था, बिपाशा थी, डीनू था, बहुत सारे लोग थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी गलती उस मैनेजर की थी उतनी ही गलती डीनू की भी थी। जब डीनू को यह सब पता था तो डीनू ने ऐसे आदमी को क्यों रखा हुआ था अपना काम हैंडल करने के लिए, लेकिन डीनू को भी लालच था कि भाई ये आदमी पहुंचा हुआ है, अगर ये मेरा काम मैनेज करेगा तो मुझे बहुत जल्दी सुपरस्टार बना देगा। तो भाई साहब, आज अगर उस मैनेजर को आप ब्लेम कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। इरफान पठान के लिए आमिर खान ने एक पार्टी दी और उस पार्टी में आमिर खान की सभी बीवियां शामिल हुई, यानी कि रीना, किरण और गौरी। और ये तीनों औरतें उस पार्टी में इतनी खुश नजर आ रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। इन तीनों की मजबूरी देखिए आप कि एक आदमी जिसने इनको ठोकर मारकर छोड़ दिया है उसी आदमी के इर्द गिर्द घुमा करती है, ये उसी के साथ हमेशा रहा करती है ये, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। भाई साहब, रीना जी को मैं इस मामले में अलग रखता हूं क्योंकि रीना जी उस वक्त बहुत यंग थी जब उसने आमिर से शादी की थी, तो जाहिर सी बात है उस वक्त रीना को यह पता नहीं होगा कि आमिर किस किस्म का आदमी है। और जब आमिर ने रीना को डिवोर्स दिया तो जाहिर सी बात है रीना बेचारी क्या करती, उसने अपने दोनों बच्चों को पाला जैसे वो पाल सकती थी। और आज की तारीख में रीना जी की उम्र इतनी है, वो ऐसी कंडीशन में है कि जाहिर सी बात है उनको आमिर से नाराज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, बेटी की शादी हो चुकी है, बेटे की शादी हो जाएगी, तो रीना जी को इससे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है कि आमिर किससे शादी कर रहा है, कौन उसकी गर्लफ्रेंड है, किसको चीट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। लेकिन आप किरण राव की मजबूरी देखिए कि बेचारी जबरदस्ती आमिर खान के चारों तरफ घुमा करती है, जहां देखो वहां हंस हंस कर आमिर को दिखाती है कि वो बहुत खुश है। क्योंकि किरण राव को क्या करना है आगे लाइफ में, फिल्में बनानी है। फिल्में कैसे बन सकती है, तब बन सकती है जब वो आमिर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखे। अगर आमिर खान के साथ रिश्ता बिगाड़ेगी तो आमिर खान उसके साथ कोई फिल्म बनाएगा नहीं। और बॉलीवुड में कोई दूसरा ऐसा है नहीं जो किरण राव जैसी घटिया डायरेक्टर के साथ काम करेगा। तो किरण के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो ये कहे कि वो आमिर खान से अभी भी बहुत प्यार करती है। आमिर खान बहुत ही कमाल का इंसान है, डिवोर्स के बावजूद भी आमिर खान के साथ ही रहना उसको अच्छा लगता है। आमिर के जन्मदिन पर किरण राव ने एक मैसेज छोड़ा और उसमें कहा कि आप हमारे वीवीआईपी हो, हम आपके साथ बहुत खुश हैं, आप हमारे सब कुछ हो। किरण जी, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, यही आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में फिल्में बनानी है और जितनी घटिया डायरेक्टर आप हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप आमिर खान के साथ ही खुश रहे, वही आपके साथ फिल्म बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। तो किरण और आमिर का रिश्ता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान को लाइफ में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। जो आदमी सहना नहीं चाहता उसे भी सहना पड़ता है, ऐसी भी मजबूरी लाइफ में आती है। वैसे तो मैं आप लोगों को अपने कुछ पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि क्रिश 4 का बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब राकेश रोशन जी ने ऑफिशियली कह दिया है कि मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए चाहिए और वो 700 करोड़ रुपए कोई भी कॉर्पोरेट हाउस देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि फिल्म डिले हो रही है, ये फिल्म बननी शुरू नहीं हो रही है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि इस फिल्म का बनना 100% नामुमकिन है,
ये फिल्म कभी बन ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि इसका आज का बजट है 700 करोड़ रुपए और जब फिल्म बननी शुरू होगी तो 700 करोड़ से 800 करोड़ रुपए हो ही जानी है। ये सभी को पता है, जितने कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको अच्छी तरह पता है। और इस फिल्म को बनने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट के साथ इस फिल्म का जो बजट होगा वो होगा 1000 करोड़ रुपए। और आज की तारीख में ऋतिक रोशन की किसी भी फिल्म की रिकवरी क्या है? उसकी फिल्म की रिकवरी है मैक्सिमम 150 टू 200 CR, यानी कि यह फिल्म जिस दिन शुरू होगी उसी दिन 800 करोड़ रुपए का नुकसान है। मुझे आप बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा बावला है, ऐसा कौन सा उल्लू का पट्टा है किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में जो फिल्म को बनाने से पहले ही 800 करोड़ रुपए का नुकसान कबूल कर लेगा? तो कहने का मतलब यह है कि क्रिश 4 कभी भी नहीं बन सकती, यह मुमकिन नहीं है। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि ऋतिक रोशन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। उसका ऐसा मानना है कि बॉलीवुड में उससे बड़ा सुपरस्टार कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बड़े सुपरस्टार्स के बराबर में कहीं खड़ा ही नहीं होता रिकवरी में। मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं। पब्लिक में किसका क्या क्रेज है ये बिल्कुल अलग बात है और किसी हीरो की क्या रिकवरी है ये बिल्कुल अलग बात है। अमिताभ बच्चन साहब की एक बहुत ही फेमस फिल्म है जिसका नाम है सूर्यवंशम। इस फिल्म की जो हीरोइन थी उसका नाम था सौंदर्या। वो एक तेलुगु एक्ट्रेस थी। वो एक्ट्रेस अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी हेलीकॉप्टर में और वो क्रैश हो गया था। उसमें उन दोनों की मौत हो गई थी 2004 में। तकरीबन 20-21 साल के बाद एक आदमी सामने आया और उसने बताया कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था बल्कि जानबूझकर उसको क्रैश किया गया था। जानबूझकर सौंदर्या का मर्डर किया गया था और वो मर्डर कराया था एक हीरो मोहन बाबू ने, जिसने सौंदर्या की 6 एकड़ जमीन कब्जाई थी उसके मरने के बाद। लेकिन कमाल यह है कि सौंदर्या का हस्बैंड इस एक्टर की सपोर्ट में आ गया है। उसका कहना है कि ये बिल्कुल झूठ है, एक्टर ने कुछ नहीं कराया, एक्टर ने उसका मर्डर नहीं कराया, एक्टर ने उस लड़की की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया, ये एक्टर को फंसाने की एक साजिश है। लेकिन कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है, तो ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। डायरेक्टर राजामौली एक फिल्म बना रहे हैं महेश बाबू के साथ और उस फिल्म का नाम है SSMB 29। इसमें एक छोटा सा रोल प्रियंका चोपड़ा का भी है। प्रियंका चोपड़ा के पास बस सिर्फ यही एक फिल्म है, ना कोई बॉलीवुड की फिल्म है ना ही कोई साउथ की फिल्म है। और एक कहावत है कि ओछे को मिल गया तीतर, बाहर बांधो की भीतर। तो बस ऐसा ही कुछ हाल प्रियंका का है। जाहिर सी बात है प्रियंका दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही है कि देखो इस फिल्म की मेन हीरोइन मैं ही हूं, इस फिल्म में मेरा बहुत कमाल का रोल है। अगर आपको याद हो तो जब RRR आई थी उस वक्त आलिया भट्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि RRR की मेन हीरोइन मैं ही हूं। और RRR में आलिया का क्या रोल था ये तो आप सभी ने देखा था। बस ऐसा ही कुछ रोल प्रियंका का इस फिल्म में है, यानी कि मुश्किल से 8-10 सीन होंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। लेकिन प्रियंका ने होली पर एक फोटो पोस्ट किया और कहा कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रही हूं, मेरे पास टाइम नहीं है होली खेलने का। अरे मैडम जी क्यों ड्रामा कर रही हो, क्यों तमाशा कर रही हो? दुनिया को पता है कि आपका करियर खत्म हो चुका है, आप बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी हो। बॉलीवुड वाले आपको एक छोटा सा रोल देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जो साउथ की फिल्म में रोल मिला है ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है। आपने बड़े हाथ पैर जोड़े राजामौली के सामने, तब उसने जाकर ये छोटा सा रोल दिया है। तो ड्रामा ना करो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। पब्लिक को सब पता है। पब्लिक को बॉलीवुड के गेंडे हीरो अर्जुन कपूर की बैक टू बैक 2 ऐसी फिल्में रिलीज हुई है जिन्होंने इतिहास बनाया है। पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी लेडी किलर, उसमें भी हीरोइन भूमिका थी। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ था कुछ 35-37 हजार रुपए। और अब कुछ दिनों पहले अर्जुन गेंडे की एक दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, इसमें भी हीरोइन भूमिका है जिसका नाम था मेरे हस्बैंड की बीवी। यह फिल्म भी इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है कि इसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है डिजास्टर होने का। और मैं आपको बता दूं कि अर्जुन गेंडा अब तक अपनी लाइफ में तकरीबन 15 सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में दे चुका है। इसके बावजूद भी निर्माता इसको किसी ना किसी फिल्म में लेते रहते हैं। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों फिल्मों के इतना बड़ा डिजास्टर होने के बाद शायद इसको अपनी फिल्म में कोई नहीं लेगा। अब अगर इसके साथ कोई फिल्म बनाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका फादर बॉनी कपूर ही बनाएगा। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सिकंदर ईद पर रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी भी 15 दिन का शूट बाकी है। लेकिन अब यह शूट खत्म हो गया है, इस फिल्म की एडिटिंग चल रही है, डबिंग
चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और जल्दी ही इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट भी ले लिया जाएगा, यानी कि ये फिल्म ईद पर ही रिलीज होगी। आप सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी के बेटे की बहुत बड़ी शादी हुई थी, दुनिया भर से लोग उस शादी में आए थे। उस शादी में किम करदाशियन भी आई थी जो दुनिया भर में बहुत फेमस है। अब किम करदाशियन ने कहा है कि मुझे नहीं पता था कि अंबानी कौन है, मुझे तो किसी ने अप्रोच किया, मुझे बहुत अच्छे पैसे ऑफर किए गए और वो पैसे लेकर के मैं उस शादी में शामिल हुई थी। जब मुझे अच्छे पैसे दिए जा रहे थे तो मैं मना क्यों करती। और इसी तरह से पैसे लेकर सिर्फ किम ही इस शादी में शामिल नहीं हुई थी, बल्कि और भी ना जाने कितने लोग आए थे पैसे लेकर इस शादी को अटेंड करने के लिए। आप मुझे बताइए, अंबानी इतना बड़ा आदमी है, उसको भी लोगों को पैसे देकर अपनी शादी में बुलाना पड़ता है। अरे भाई, ऐसी क्या मजबूरी है। बॉलीवुड वाले ही बहुत है आपकी शादी में आने के लिए, ये सब आ जाते हैं, बात खत्म हो गई। आपको ऐसे क्यों दिखाना है दुनिया को कि पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, जबकि बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते। तो क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं जानते, क्यों पैसे उड़ाते हो यार। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ ने हैदराबाद में कोई स्टोर खोला है, कोई नया बिजनेस चालू किया है और ऋतिक ने उसका प्रमोशन किया है। ऋतिक ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि एक लड़की ने जो सपने देखे थे आज उनको वो पूरा कर रही है। ऋतिक भाई, कंट्रोल कंट्रोल। आपको ये किसने बता दिया कि सुजैन लड़की है? अरे मेरे भाई, सुजैन बुढ़ी औरत है, सुजैन की 50 साल उम्र है, सुजैन के 2 बेटे हैं। कौन सी दुनिया में हो लड़की, कौन सी लड़की। और ऋतिक भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुजैन ने आपसे ही 500 करोड़ रुपए लिए थे। ये ऐश आपके ही पैसों पे हो रही है, ये स्टोर जो खुल रहे हैं ये आपके ही पैसों से खुल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कुछ सपने देखे थे और मेहनत की और उन सपनों को पूरा कर लिया। अब बुढ़ापे में ऊपर जाने का वक्त है, सपने पूरे करने का वक्त नहीं है। तो फालतू की बातें मत करो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। बुढ़ऊ की फिल्म भगंदर ईद पर रिलीज होने वाली है और जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने फिर से एक न्यूज दी है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में 5 बहुत ही बड़े एक्शन सीन हैं, वो पब्लिक को इतने पसंद आएंगे कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। यानी कि उनका पूरा मानना है कि जो 5 एक्शन सीन हैं इन्हीं की वजह से ये फिल्म चलेगी, इन्हीं की वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी, इन्हीं की वजह से ये फिल्म हिट होगी। आप अंदाजा लगाइए जो फिल्म के बनाने वाले हैं उनको कितनी बड़ी गलतफहमी है। अरे मेरे भाई साहब, जो आपका हीरो है वो इतना बुढ़ा है कि वो सही से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो जो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे उनको अच्छी तरह पता है कि आपका बुढ़ा हीरो वो एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि डुप्लीकेट वो एक्शन कर रहे हैं। बुढ़े ने सिर्फ क्लोजअप दिया है। तो उनको देखने के बाद पब्लिक आपकी फिल्म को पसंद करेगी, आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फिल्म में कहानी की जरूरत नहीं है, इमोशन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 एक्शन सीन ही इस फिल्म को हिट कर देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपकी फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता, याद रखना ये बात। बॉलीवुड में बहुत सारे ओटीटी एक्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओटीटी एक्टर्स हैं इनकी वैल्यू भी उतनी है जितनी की टीवी एक्टर्स की है। तो इन ओटीटी एक्टर्स की कोई ना कोई वेब सीरीज तो रिलीज होती रहती है या कोई ओटीटी फिल्म रिलीज होती रहती है और हर 2-4 दिन के बाद ये एक कोई ना कोई सक्सेस पार्टी देते ही रहते हैं। उस पार्टी में ओटीटी और टीवी एक्टर्स सभी जमा होते हैं और भाई अपने आप को ऐसा बताते हैं जैसे इनसे बड़ा स्टार दुनिया में कोई नहीं है। अरे भाई साहब, ये जो ओटीटी फिल्में हैं ये आप खुद ही करते हो, खुद ही देखते हो, इसके आगे कोई नहीं देखता। कुछ गिने चुने लोग हैं जो देख लेते हैं, वही आपको जानते हैं, उसके आगे कोई नहीं जानता आपको। आप याद रखो ये बात। ये बहस तो हो ही रही है कि जो फिल्म सिकंदर है वो मुर्गा दास की फिल्म सरकार का रीमेक है और जो इस फिल्म के मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये रीमेक नहीं है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि क्यों इस फिल्म को सरकार का रीमेक कहा जा रहा है, क्या वजह है कि ये फिल्म सरकार का रीमेक हो सकती है। लेकिन कल मैंने वो विजय की तमिल फिल्म सरकार देखी और उस फिल्म को देख करके मुझे पता चला कि उस फिल्म की कहानी ये है कि विजय देश से बाहर रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो इंडिया आता है वोट डालने के लिए और जब वहां जाता है तो पता चलता है कि उसका वोट कोई डाल चुका है। वो अदालत चला जाता है और ये साबित करता है कि अगर किसी का वोट किसी ने डाल दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका वोट है वो फिर भी दोबारा
वोट डाल सकता है। उस फिल्म की इंटरवल तक की कहानी यह है। इंटरवल के बाद कहानी बदल जाती है, यानी कि विजय खुद ही इलेक्शन लड़ने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको पॉलिटिशियन बनना चाहिए जो पब्लिक है उसकी हेल्प करने के लिए, और फिर पब्लिक की हेल्प करने लगता है। मैं आपको ये बता दूं कि वो फिल्म बहुत ही बिखरी हुई है, बहुत ही खराब फिल्म है, बहुत ही वाहियात फिल्म है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डायरेक्टर मुर्गादास उस फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके सिकंदर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो वाकई ही बहुत खराब फिल्म है। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ मुर्गादास ने लिखा है, और सिकंदर का भी सब कुछ मुर्गादास ने ही लिखा है। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आज ये कह सकता हूं कि सिकंदर फिल्म सरकार की ही कॉपी है, लेकिन मुर्गादास ने इस फिल्म में कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि उसने साउथ की गजनी में चेंजेस करके हिंदी गजनी बनाई थी। लेकिन मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सरकार में कितनी भी चेंजेस कर ले, उसके बावजूद भी वो फिल्म खराब ही रहेगी, वो फिल्म हिट नहीं हो सकती। तो ये तो फिल्म के रिलीज होने के और देखने के बाद ही पता चलेगा कि मुर्गादास भाई ने सरकार में क्या क्या चेंजेस करके सिकंदर बनाई है। लेकिन फिर से मैं ये कहता हूं कि सरकार का रीमेक ही है सिकंदर। कुछ सालों पहले मुकेश अंबानी ने जियो सिनेमा चालू किया था, यह कहकर कि जियो सिनेमा अमेज़न और नेटफ्लिक्स को बर्बाद कर देगा, उनको इंडिया में बिल्कुल खत्म कर देगा। आने वाले वक्त में इंडिया के लोग सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा ही देखेंगे। और जो जियो स्टूडियो को चलाने के लिए करता धरता बनाई गई थी उसका नाम है ज्योति देशपांडे। आज की तारीख में हालात यह है कि जियो सिनेमा बर्बाद हो गया है, बिल्कुल सुपर डुपर डिजास्टर हो गया है, फ्लॉप हो गया है। आज की तारीख में जियो सिनेमा का यह हाल है कि ज्योति देशपांडे जियो की फिल्में ही जियो सिनेमा पर नहीं दिखाती। जियो की जो भी बड़ी फिल्में हैं उनको अमेज़न को बेचती है या नेटफ्लिक्स को बेचती है, और जो घटिया सीडी ग्रेड फिल्में हैं उनको जियो सिनेमा पर दिखाती है। यानी कि ज्योति देशपांडे ने यह खुद ही मान लिया है कि जो उनका जियो सिनेमा है वो एक थर्ड क्लास ऐप है, उसको कोई नहीं देखता, उसको कुछ गिने चुने लोग ही देखते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जो मुकेश अंबानी का सपना था कि अमेज़न और नेटफ्लिक्स को जियो सिनेमा खत्म कर देगा, वो सपना बर्बाद हो गया है, चकनाचूर हो गया है। और यही वजह है कि जियो का तकरीबन 70% स्टाफ चेंज कर दिया गया है, 70% स्टाफ निकाल दिया गया है। अगर किसी डिपार्टमेंट से 10 आदमी निकाले गए हैं तो उसकी जगह एक नया आदमी हायर किया गया है। यानी कि मुकेश अंबानी को यह पता चल चुका है कि यहां सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जल्दी ही ज्योति देशपांडे का भी नंबर है, ज्योति देशपांडे का जाना भी 100% पक्का है। लेकिन ज्योति को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर मुकेश अंबानी साहब आज भी ज्योति को निकाल दे, क्योंकि ज्योति पिछले कई सालों से जियो स्टूडियो को चला रही है और वो हजारों करोड़ रुपए बना चुकी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी नौकरी चली जाए, उसको जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इतने पैसे उसने कमा लिए हैं जियो स्टूडियो से। और ये काम खाली ज्योति देशपांडे ने ही नहीं किया भाई साहब, कॉर्पोरेट में जो कोई भी आता है उसको पता है कि उसकी नौकरी 1, 1.5 या 2 साल की है, वो उस 1-2 साल में इतना घपला करता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए बनाकर निकल जाता है, बात खत्म। यही सब कुछ विक्रम मल्होत्रा ने स्टूडियो 18 में किया था, यही शारिक पटेल ने जी में किया था, यही सिद्धार्थ रॉय कपूर ने यूटीवी में किया था, और ऐसा ही कुछ फॉक्स के सीईओ ने किया था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में काम करने का मतलब है लूटपाट। आमिर और रणबीर कपूर का एक एड आया है क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ, और उसमें ये सब मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे जुआ खेलना चाहिए, कैसे अपने पैसे लुटाने चाहिए। नहीं दे रहा है, मेरा नहीं हूं मैं। हाँ तो सुन ले, मेरा सर घूम रहा है यहाँ। अबे सर तो मैं हूँ तेरा, रिस्पेक्ट से बात कर। अरे 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 गाइस गाइस गाइस, ये भी कोई लड़ने की जगह है? सही बोला कैप्टन ने, फील्ड पे सेटल करते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये लोग जिनकी बातें ना जाने कितने लोग मानते हैं, ये लोग जिनको ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं, ये उन गरीब लोगों को कह रहे हैं कि आपको किस तरह से जुआ खेलना है, किस तरह से लुटना है, किस तरह से बर्बाद होना है, और सरकार जरा भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि देश में हो क्या रहा है। अभी जैसे ही फिल्म भगंदर की शूट कंप्लीट हुई, वैसे ही बुढ़ऊ के फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि बुढ़ऊ को चोट लगी हुई थी पसलियों में, इसके बावजूद भी शूटिंग नहीं रुकी, इसके बावजूद भी शूटिंग कंप्लीट की है बुढ़ऊ ने। आप जब भी किसी इवेंट में बुढ़ऊ को देखते हैं तो बेचारा सही से चल नहीं सकता, सही से उठ नहीं सकता, सही से बैठ नहीं सकता, और जब भी ये सब कुछ उसके फैंस देखते हैं तो वो कहते हैं कि बुढ़ऊ को पसलियों में चोट लगी हुई थी, बुढ़ऊ को हाथ में चोट लगी हुई थी, बुढ़ऊ को पैर में चोट लगी हुई थी, बुढ़ऊ को कमर में चोट लगी हुई थी, बुढ़ऊ को कंधे में चोट लगी हुई थी। तो मैं बुढ़ऊ के फैन से यही कहना चाहता हूं कि बेटा, हकीकत यह है कि जो आप लोगों का हीरो है वो
बूढ़ा हो चुका है। और बुढ़ापे में ऐसा ही होता है भाई साहब, कभी में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द। तो चोट वोट कुछ नहीं लगी हुई है। हकीकत यह है कि बुढ़ापे में सभी के साथ वही होता है जो बूढ़ों के साथ हो रहा है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।